हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आपकी लेवल 2 का जो पार्ट फर्स्ट है, लेवल 2 का पेपर सेकंड है और पार्ट फर्स्ट के राजस्थान, इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, सामान्य ज्ञान, इन सभी प्रश्नों का अपने अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर अपने राजस्थान इतिहास के प्रश्न करेंगे। 1 से 14 तक जो है आपके राजस्थान इतिहास, उसके बाद आपके भूगोल के प्रश्न हैं, फिर आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति के प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका जो प्रश्न है, सुमेलित करना है। यह आपका पेपर 2 है। भी कौन सा है? पेपर 2 है, L2 का, और पार्ट फर्स्ट है। सुमेलित करना है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी स्थान पूछा गया आपसे। दूसरा है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, फिर है राजस्थान ललित कला अकादमी, और सबसे अंतिम है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। ये जो है ये चारों कहाँ पर स्थित है, सुमेलित करके अपने को बताना है। तो राजस्थान, तो आपका प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, ये आपके पड़ता है जोधपुर के अंदर। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। यदि इसका स्थापना वर्ष आपसे पूछा जाए 1951 ईस्वी। ज्यादातर इनका जो है मिलान करने वाला प्रश्न ही आता है। फिर अपने बात करें राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की, यह आपके बीकानेर में स्थापित है। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थापित है। यानी ए में आएगा 3 नंबर, ए में 3। फिर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है आपका उदयपुर में स्थित है, 4 नंबर, बी में 4। और राजस्थान जो ललित कला अकादमी है आपकी कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। तो 3 4 1 2 कहाँ हो, कितना हो जाएगा? 3 4 1 2। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत जो अकादमी है 1983 के अंदर स्थापित हुई थी। कहाँ पर? आपके बीकानेर में है। इस अकादमी के द्वारा ये 2 प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। एक ये पुरस्कार प्रदान करती है, कौन सा? सूर्यमल, सूर्यमल मिशन, सूर्यमल मिशन पुरस्कार। और यदि आपसे पत्रिका पूछी जाएगी इस अकादमी के द्वारा, एक जागती ज्योत, जागती ज्योत नामक पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो आपकी राजस्थान ललित कला अकादमी है ये आपके जयपुर में स्थित है, और इसका जो स्थापना वर्ष पूछा जाएगा 1957 ईस्वी। याद रखिएगा, विकल्प नंबर ए जो है अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये सुमेलित करने वाला है, काफी बार प्रश्न आता है। जैसे भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है। एक आता है आपका श्री रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो कि आपके जयपुर में स्थित है। अगला है 1999 ईस्वी में बेरहाट की किस डूंगरी से बौद्ध विहार स्तूप बुद्ध की मथुरा शैली में भारत की सबसे प्राचीन जो है प्रतिमा मिली है? तो अपने जानते हैं जो आपकी बेरहाट सभ्यता है वर्तमान समय के अनुसार ये कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ती है। बाणगंगा नदी के किनारे अवस्थित हुआ करती थी ये। ठीक है। इस जो विराट सभ्यता है यहाँ से बौद्ध विहार स्तूप और बुद्ध की मथुरा शैली में बनी हुई जो प्रतिमा है वो कौन सी डूंगरी पर मिली है? जो आपकी विराट सभ्यता है यहाँ पर जो आपकी भीम डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, पहले तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये चारों डूंगरियां यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर जो बुद्ध की मथुरा शैली की जो प्रतिमा है ये आपकी बीजक डूंगरी से मिली है। कौन सी डूंगरी से मिलती है? जो आपकी बीजक की डूंगरी है वहां से। इस सभ्यता का जो संबंध है वो आपके महाभारत काल, ठीक है। और ये जो सभ्यता है इसको सर्वप्रथम खोज का जो श्रेय है वो कैप्टन ब्रट को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है उसकी खोज की थी। और इसके अलावा ये जो आपकी बेरहाट सभ्यता है कौन सी नदी घाटी के किनारे स्थित थी? तो बाणगंगा नदी, ध्यान में रखें। जिला यदि आपसे पूछे कोटपुतली बहरोड, कई बार सीधा प्रश्न बनता है कोटपुतली बहरोड। उत्खनन की मैं बात करूं 1936 के आसपास यहाँ पर सर्वप्रथम दयाराम साहनी द्वारा यहाँ पर विस्तृत रूप से उत्खनन का कार्य किया गया। उसके बाद यहाँ पर 1962-63 के आसपास कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित और विजय कुमार दोबारा भी यहाँ पर क्या है उत्खनन का कार्य किया गया था। बहुत सारे यहाँ पर अवशेष देखने को मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अगला
प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो ये जो नागभट्ट प्रथम है, जो जालोर की भीनमाल शाखा है, उसकी जो स्थापना है इन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो आपकी भीनमाल शाखा है वहां पर, और एक प्रकार से आपकी जो जालोर वाली शाखा है उसका वास्तविक रूप से संस्थापक जो है आपके नागभट्ट प्रथम को ही माना जाता है। और इसी नागभट्ट प्रथम की उपाधि हुआ करती थी नागावलोक, नागावलोक। और इसके जो दरबार को है वो क्या कहा जाता था, नागावलोक का दरबार। काफी बार परीक्षा में प्रश्न बनता है नागावलोक का दरबार। इसी नागभट्ट प्रथम के बारे में आपका जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें इसे क्या बोला गया है, मलेच्छों का नाशक। मलेच्छ, मलेच्छ का मतलब होता है जो उस समय अरब आक्रांता आया करते थे, उनका मलेच्छों का नाशक इसको बताया गया है। ठीक है, उनको इन्होंने यहाँ पर रोकने से बाधा का काम किया था। चलिए, उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। तो ये जो आपका कथन है ये गलत हो जाएगा। जो नागभट्ट प्रथम है इनका जो शासन काल है वो 730 ईस्वी से लेकर लगभग जो है 760 ईस्वी तक, यानी लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। तो ये अपना कथन है गलत हो जाएगा। उसके बाद ये वत्सराज के पुत्र थे। तो वत्सराज के जो पुत्र थे वो नागभट्ट सेकंड थे। ठीक है, नागभट्ट प्रथम के बाद यहाँ पर जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, चलिए थोड़ा सा क्रम ध्यान में रखिएगा। नागभट्ट प्रथम के बाद यहाँ पर कक्कुक शासक बनते हैं, उसके बाद यहाँ पर देवराज जो है शासक बनते हैं, और उसके बाद जो है आपके वत्सराज शासक बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो कथन भी अपना गलत हो जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद महिपाल और भोज द्वितीय के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर जो शासक बनते हैं वो कक्कुक प्रतिहार बनते हैं। अगला है, इन्होंने सिंध के अरब शासकों को हटाया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण की कोशिश कर रहे थे। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस बात की जो पुष्टि है अपना जो ग्वालियर अभिलेख है वो करता है। ग्वालियर अभिलेख में इन्हें अरब आक्रांताओं का बाधक बताया गया है और मलेच्छों का नाशक बताया गया है, ग्वालियर अभिलेख। तो ये सभी बातें आपको नागभट्ट प्रथम के बारे में ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला, मध्यकालीन राजस्थान में निर्धारित कर व्यवस्था में पट्टा रेख और भर्त रेख के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो मध्यकालीन व्यवस्था हुआ करती थी अपने राजस्थान में, उसमें आपकी जो कर व्यवस्था है जिसमें पट्टा रेख और भर्त रेख है, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है। पट्टा रेख का तात्पर्य है राजा द्वारा जो प्रदत्त जागीर हुआ करती थी उस जागीर के पट्टे में उल्लेखित अनुमानित राजस्व से है। ये बात बिल्कुल ठीक है। भी जो पट्टा रेख का मतलब है जो जागीर प्रदान की गई है उसके अंदर एक अनुमान लगाकर भी इतना राजस्व यहाँ से आ जाएगा, ये अनुमानित राजस्व के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ये वाला कथन आपका बिल्कुल ठीक है। फिर अगला है, भर्त रेख से तात्पर्य राजा द्वारा सामंत को प्रदत्त जागीर के पट्टे में उल्लेखित रेख के अनुसार जमा किए गए। ठीक है, जमा किया जाने वाला जो राजस्व है उसे क्या बोला जाता था, उसे बोला जाता था भरत रेख। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यदि बात आएगी अनुमानित राजस्व की उसे अपने बोलते थे पट्टा रेख, और यदि आएगी जमा रेख की बात आएगी या जमा राजस्व की बात आएगी तो उसे अपने बोलेंगे भरत रेख। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही कथन है वो आपके सही हो जाएंगे। देखिए, कथन 1 व 2 दोनों ही क्या है, सत्य माने जाएंगे। तो विकल्प नंबर ए जो है अपना उत्तर हो जाएगा। अगला, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण जो है वो किया था। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के अंदर 1433 ईस्वी, महाराणा मोकल के पुत्र थे। 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक इन्होंने क्या है, शासन किया था। और जो सारंगपुर की लड़ाई होती है सन 1437 ईस्वी के अंदर, 1437 ईस्वी के अंदर इन्होंने सारंगपुर युद्ध, जिसके अंदर ये इन्होंने क्या है, मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को क्या किया था, हराया था। और उनको लगभग 6 महीने तक महमूद खिलजी प्रथम को हराया, और न केवल हराया बल्कि उसे 6 माह तक कैद करके रखा था। बाद में पारिताशिक स्वरूप जो है इसको रिहा कर दिया गया था। और इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो है आपके
विजय स्तंभ का इन्होंने क्या है निर्माण करवाया था। और इस विजय स्तंभ का जो निर्माण कार्य है वो 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसी विजय स्तंभ को अपने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बोला जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश बोला जाता है। यह आपके राजस्थान पुलिस का क्या है एक प्रतीक चिन्ह भी है। ठीक है, और इसी विजय स्तंभ के ऊपर 15 अगस्त 1949 को डाक डाक जो टिकट है वो भी जारी हुआ है। ठीक है, डाक टिकट जो है वो जारी किया गया था। और ये जो विजय स्तंभ है इसे अपने इसके उपनाम पूछ ली जाती है परीक्षा के अंदर। इसी को अपने क्या है विक्ट्री टावर बोल देते हैं, इसी को अपने कीर्ति स्तंभ बोल देते हैं। एक जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर दो है आपके, एक बना है जैन कीर्ति स्तंभ वो अलग है, और इसी विजय स्तंभ का नाम जो है इसी अपनी क्या बोल सकते हैं कीर्ति स्तंभ भी बोल सकते हैं, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, यहाँ पर ये जो कीर्ति स्तंभ है ना ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ये जैन कीर्ति स्तंभ है, ध्यान रखिएगा। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण जो है वहां पर एक व्यापारी द्वारा किया गया है। जैन व्यापारी था जीजा बघेरवाल, ये भी काफी बार पूछा जाता है। इसके अंदर 7 मंजिल है, और ये जो आपका विजय स्तंभ है इसके अंदर आपकी 9 मंजिल है, जिसमें से कई किताबों के अंदर इसकी जो ऊंचाई है वो 120 फीट या 122 फीट भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा इस इमारत का निर्माण किया गया था, वो कौन सी थी आपका विजय स्तंभ था, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, विक्ट्री टावर बोल दो, कीर्ति स्तंभ बोल दो, गरुड़ ध्वज भी इसको बोला जाता है। और इसकी जो देख रेख या जो मुख्य शिल्पी हुआ करते थे वो कौन थे जेता, और जेता के 3 पुत्र थे। मुख्य शिल्पकार कौन थे जेता, इस जेता के 3 पुत्र थे वो भी इसमें शामिल थे। कौन कौन है काफी बार नाम पूछा जाता है, पोमा, नापा और पुंजा, याद रखिएगा। विजय स्तंभ का बार बार परीक्षा में प्रश्न आता है, कहाँ पर बना हुआ है, तो आपका चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसमें बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना है। तो विकल्प नंबर डी जो है अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन जो है किसने बोला है, कर्नल जेम्स टोड ने बोला है, मैकमिलन ने बोला है, एल बोशम ने बोला है, या एल फिस्टन ने बोला है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ये अपने जानते हैं। तो अकबर जो है इन्होंने सभी के साथ क्या है राजपूत शासकों के साथ संधि कर ली थी, क्योंकि इनकी जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति थी। ठीक है, इसी वजह से ये जो कथन है आपके कर्नल जेम्स टोड ने बोला है कि जो मुगल बादशाह अपनी जितनी भी विजय हैं उनमें से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के क्या थे एहसानमंद थे। कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा जो कथन है बोला है, याद रखिएगा। अगला, ये भी गुरुशाला पब्लिकेशन के द्वारा राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास की एकदम एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है, जिसे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला है राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में 10 रियासतें शामिल थी। शायद इसमें कोई टाइपिंग त्रुटि हुई है, और यहाँ पर क्योंकि रियासतों का नाम नहीं दिया है, डेट दे रखी है, या फिर इस प्रश्न के अंदर जो है वो रियासती विभाग की स्थापना पूछना चाह रहा है। अगर अपनी बात करें 5 जुलाई 1947 ईस्वी को किसकी स्थापना हुई थी, रियासती विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, और इस रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये एकीकरण में से आपका प्रश्न पूछा गया है, और इसके जो सचिव है वो कौन बने थे, वीपी मेनन, वीपी मेनन। क्योंकि और इस रियासती विभाग ने यह तय किया था कि जो रियासत जिसके अंदर कम से कम जो राजस्व है वो 1 करोड़ और जनसंख्या है जो वो 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, वो स्वतंत्र रह सकती है। और ऐसा करने वाली अपने राजस्थान के अंदर केवल 4 रियासतें थी, जो बड़ी रियासतें हैं, जैसे बीकानेर है, आपका जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है। ठीक है, ये केवल 4 रियासतें थी जो स्वतंत्र रह सकती थी, और इस रियासती विभाग ने यह तय किया था। उसके बाद जब अपना राजस्थान का जो एकीकरण शुरू होता है, तो सबसे जो पहला चरण है जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है, इस मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो कब हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो
गठन है वो 17 मार्च 1948 को हो जाता है। तो कई बार एग्जाम के अंदर आपको डेट जो है वो 17 मार्च देखने को मिलेगी और कई बार 18 मार्च भी देखने को मिलती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका गठन जो है 17 मार्च को ही हो जाता है, लेकिन जो इसका उद्घाटन है वो 18 मार्च को होता है, इससे अगले दिन। कब होता है इसका जो उद्घाटन है? दोनों डेट एक साथ नहीं देगा, 18 मार्च 1948। तो दोनों ही डेट सही है, चाहे 17 आ जाए पेपर के अंदर या 18 आ जाए। और इस मत्स्य संघ के अंदर जो 4 रियासतें मिलाई गई थी वो कौन कौन सी थी? आपकी उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अरे उदयपुर नहीं, धौलपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर और करौली। इन 4 रियासतों और एक जो नीमराना ठिकाना है, इनको मिलाकर के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। इसका जो उद्घाटन है वो आपके लोहागढ़ दुर्ग के अंदर होता है। उद्घाटन करने यहाँ पर कौन आए थे? नरहरि विष्णु गौडगिल जी आए थे। और इस मत्स्य संघ जो ये जो नामकरण है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो के एम मुंशी जी के द्वारा दिया गया था। उदयपुर आपके धौलपुर के जो महाराजा थे उदयभान सिंह जी, इनको क्या बनाया गया था? महाराज प्रमुख बनाया गया था। अलवर को यहाँ पर क्या बनाया जाता है? राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, प्रश्न में देख लेना भी। 3 नंबर हो जाएगा। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का जो सम्मेलन है वो किसने बुलाया था? तो वो बुलाया था मेवाड़ जो महाराणा थे, इन्होंने बुलाया था। ठीक है, मेवाड़ के जो महाराणा थे भोपाल सिंह जी, ये अलग से अपना क्या है चाहते थे कि भी जो राजपुताना, गुजरात और मालवा जो है, इन सबको मिलाकर अपनी जो एक अलग है राजस्थान यूनियन का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये क्या है सफल नहीं होते हैं। और इसी वजह से जो राजस्थान के एकीकरण का तीसरा जो चरण है, जिसे अपने संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसमें जो है आपका उदयपुर जो है सम्मिलित हो जाता है। और मेवाड़ के जो महाराणा थे भोपाल सिंह जी, इनको क्या बना दिया जाता है? महाराज प्रमुख आजीवन। आजीवन जो है महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। इनका जो ये सम्मेलन है ये क्या रहा था? ऐसा भी आ सकता है ये जो सम्मेलन है ये सफल नहीं हुआ, क्या हुआ? असफल रहा था। चलिए, तो सर्वप्रथम जो प्रयास है मेवाड़ ने किया। इसके अलावा जो आपके हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहां पर कोटा नरेश ने भी ऐसा प्रयास किया था, लेकिन कोई भी जो है सफल नहीं हो पाया। इस प्रजामंडल ने शिक्षा शुल्क के खिलाफ मई जून 1936 में अभियान चलाया तथा 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया। तो ये जो 21 जून 1936 को है शिक्षा दिवस जो मनाने का फैसला है, ये किसके द्वारा किया गया था? ये आपकी मारवाड़ प्रजामंडल या आपने बोल दे जोधपुर प्रजामंडल के द्वारा किया गया था। क्योंकि यहाँ पर जो उस समय की जो मारवाड़ की सरकार थी, इन्होंने यहाँ पर जो शिक्षा शुल्क है उसमें क्या कर दी थी? बढ़ोतरी कर दी थी। ठीक है, इसके विरोध स्वरूप जो है यहाँ पर 21 जून 1936 को मारवाड़ प्रजामंडल या फिर जोधपुर प्रजामंडल में क्या है आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से ये जो आपका जोधपुर प्रजामंडल है या मारवाड़ है, इस प्रजामंडल के ही अंदर आपको याद रखना है 1936 के अंदर ही एक और दिवस पूछा जाता है, कृष्णा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो कृष्णा दिवस है कहाँ पर बनाया गया था? तो आपका बॉम्बे के अंदर बनाया गया था। यहाँ पर कृष्णा जो एक विधवा महिला थी उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर 1936 में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है, कृष्णा दिवस जो है राजस्थान की कौन सी रियासत में मनाया गया था या कौन से प्रजामंडल? तो आपको जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल याद रखना है। ठीक है, इसका गठन जो है 1934 के अंदर होता है, जिसके अंदर अध्यक्ष जो है वो जय नारायण जी व्यास बनते हैं और संस्थापक जो है आपके जय नारायण व्यास होंगे और अध्यक्ष जो है आपके भंवरलाल जी सराफ को मनाया जाता है। 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 1857 की क्रांति से संबंधित निम्नलिखित युद्धों को सुमेलित कीजिए। तो अपनी राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति होती है, उसके अंतर्गत यहाँ पर अपने को युद्ध दिए गए हैं। एक है बिथोड़ा का युद्ध, केलावास का युद्ध और आहुआ का युद्ध। अपने जानते हैं जब अपने 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब जो एरिनपुरा का विद्रोह होता है 21 अगस्त 1857, यहाँ पर जोधपुर लीजियन के सैनिक और पूर्वीय सैनिक तैनात थे। ये विद्रोह करके
जब मारवाड़ की तरफ आते हैं तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा क्रांतिकारियों का साथ दिया जाता है और ये मिलकर के जो बिथोड़ा और चेलावास नामक जो युद्ध है इसके अंदर मारवाड़ राज्य की सेना और यहाँ के जो अंग्रेजी सेना के विरुद्ध में लड़ाई करते हैं। और ये जो बिथोड़ा का युद्ध होता है ये होता है 8 सितंबर 1857, जिसके अंदर क्रांतिकारी व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। उसके 10 दिन बाद एक और युद्ध लड़ा जाता है जिसके अंतर्गत, जिसे अपने चेलावास का युद्ध नाम से जानते हैं, या इसी युद्ध को काले गोरों का युद्ध बोला जाता है, काले गोरों का युद्ध। और इसी युद्ध के अंदर जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मारवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन, इनका क्या है, सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। ये काफी बार प्रश्न बनता है। एक अपने पढ़ते हैं कोटा के अंदर जब क्रांति होती है तो वहां के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन, उनका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। तो ये जो बिथोड़ा का युद्ध है आपके होगा 8 सितंबर 1857, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की जीत होगी। चेलावास का युद्ध भी ये भी जीत जाते हैं। लेकिन जो आहुआ का युद्ध होता है, जब कर्नल होम्स ऊपर से बड़ी सेना लेकर यहाँ पर आते हैं, तो इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत हो जाती है। ठीक है, इसमें आएगा 2 नंबर। चेलावास का 18 सितंबर 1857 1 नंबर, और आहुआ का जो युद्ध होता है वो 20 जनवरी 1858 को होता है। इसमें आ जाएगा 3 नंबर, 213 विकल्प नंबर बी जो है अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है भी। अगला, निम्नलिखित जनपद व उनकी राजधानियों को सुमेलित करना है। जब अपने जनपद काल था उस समय यहाँ पर अपने पढ़ते हैं, जैसे विराट, इसे अपने प्राचीन नाम उसका क्या हुआ करता था, विराटनगर हुआ करता था, जो कि मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। तो ये जनपद और आपसे राजधानियां पूछी गई हैं। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन थी, आपका विराटनगर। एक में आएगा आपका बी नंबर। कुरु की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी आपके इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की मथुरा और युद्धेश क्षेत्र की खोखराकोट। क्या आ जाएगा, BADC। विकल्प नंबर बी जो है अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए, एकी आंदोलन के दौरान सिरोही स्टेट के कौन से स्थान पर ग्रासिया एवं भील आदिवासियों का नरसंहार 5 मई 1922 को हुआ। तो यहाँ पर ग्रासिया एवं भील आदिवासियों का नरसंहार होता है, कब होता है, 5 मई 1922 को। 11 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपने जानते हैं जब अपने जनजाति विद्रोह पढ़ते हैं वहां पर अपने एक मानगढ़ हत्याकांड, ठीक है, क्योंकि भीलों के उत्थान के लिए एक आपकी गोविंद गुरु अपने पढ़ते हैं और दूसरा मोतीलाल जी तेजावत, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा बोला जाता है, जिन्होंने आपके मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी 1921 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और इन्होंने ही क्या है, मेवाड़ के महाराणा को एक 21 सूत्री मांग पत्र भेजा था, जिसे मेवाड़ की पुकार बोला जाता है। हालांकि इनको दबाने के लिए जब नरसंहार किया जाता है तो उस जगह का नाम अपने से पूछा गया है। सिरोही स्टेट के अंदर वो स्थान जो है वो कौन सा था, तो आपको ध्यान में रखना है। लिलुड़ी बड़ली भूला पिंडवाड़ा, मोटाबड़ श्यावा अबू रोड, गोपेश्वर वर्ली पिंडवाड़ा, नानी डूंगरी मोरस। तो आपको यहाँ पर लिलुड़ी बड़ली भूला और एक आपको ध्यान रखना है ननवास। ठीक है, या फिर आपको पालोरिया नाम भी आ सकता है। ठीक है, पालोरिया, ये भी ध्यान में रख लेना। पालोरिया है, भूला है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है भूला। ए नंबर उत्तर हो जाएगा अभी। लगभग जो इस नरसंहार के अंदर जो है 11 आदिवासी जो है मारे जाते हैं। अगला है, जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो जोधपुर लीजन जो है आपकी, इनको जो नेतृत्व प्रदान करने का कार्य किया जाता है वो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। जब क्रांतिकारियों का ये स्वागत करते हैं उसके बाद ये स्वयं जो है नेतृत्व संभाल लेते हैं और अंग्रेज व मारवाड़ राज्य की सेना के साथ लड़ाई करते हैं।
इनके बीच में 3 युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें बिथोड़ा और चेलावास के अंदर इनकी जीत होती है, लेकिन आहुआ के युद्ध जो है ये हार जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अपने जब क्रांति पढ़ते हैं तो ये बात पढ़ते हैं कि जो आहुआ का युद्ध हारने के बाद यहाँ से ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत है, वो कठारिया के रावत जोत सिंह के यहाँ पर क्या है, शरण ले लेते हैं। ठीक है, तो बी नंबर हो जाएगा। यही पूछा गया है, जोधपुर लीजन के जो क्रांतिकारी थे उनको किसने प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया था, तो वो थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी। ठीक है, चंपावत। चलिए अगला है, कौन सा युगम जो है सुमेलित है, देवा गुज्जर एवं भवानी शंकर सीकर किसान आंदोलन। तो याद रखिएगा, जो देवा गुज्जर और भवानी शंकर है इनका जो संबंध है वो धौलपुर किसान आंदोलन से है। ठीक है, धौलपुर किसान आंदोलन से। अगला है, रूपाजी व कृपाजी जो धाकड़ है इनका संबंध जो है बेंगू किसान आंदोलन से है, ये भी ठीक है। नानजी एवं ठाकरी पटेल का जो संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से नहीं होगा भी, इनका जो संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है, बिजोलिया से है। अगला है, नानक भील एवं देवीलाल गुज्जर का जो संबंध है वो आपके बूंदी किसान आंदोलन से है। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन। डाबी के अंदर यहाँ पर जो आपके नानक भील है वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हो जाते हैं, और इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी गीत भी गाया जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। विकल्प नंबर जो बी है सही सम्मिलित पूछा है, रूपाजी एवं कृपाजी का जो संबंध है वो बेंगू किसान आंदोलन से है, बी नंबर हो जाएगा। अगला, सुमेलित कीजिए। यह आपके ज्योग्राफी के प्रश्न है। पहले अपने राजस्थान कला एवं संस्कृति के प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद आपको रियल सर जो हैं ज्योग्राफी करवा देंगे। चलिए अगला है, बीकानेर चित्र शैली के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो आपकी चित्रकला शैली है वहां से आपका यह प्रश्न बना है। तो बीकानेर चित्र शैली के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यहाँ के जो चित्रकार थे ये कोई भी जो चित्र बनाते थे उसके साथ जो है नाम एवं दिनांक का नाम व दिनांक लिखते, तो ये बात बिल्कुल ठीक है भी। यहाँ के मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र बनाए हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है भी। यहाँ के जो मुस्लिम चित्रकार थे प्रमुख रूप से जैसे हिमासुद्दीन उस्ता हो गया। ठीक है, काफी बार परीक्षा में प्रश्न आता है, यहाँ के जो चित्रकार थे उनके नाम पूछे जाते हैं, जैसे अली राजा हो गया। अगला है, इस चित्र शैली के में फीके यानी बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि बुझे हुए रंगों का प्रयोग यदि आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सी शैली में किया जाता है, वो आपकी नागौर शैली में किया जाता है। ठीक है, कौन सी शैली में किया जाता है, आपकी जो नागौर की शैली है वहां पर फीके या फिर बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ए और बी यहाँ पर ठीक है, सी जो है आपका गलत है, ए नंबर हो जाएगा। 1 तथा 2 यहाँ पर सही है, यही पूछा है अपने से। अगला, सुमेलित करना है। जहांगीरी दरवाजा, अकबर छतरी, फिर है नाहरगढ़ भूमिया की छतरी। देखिए यहाँ पर तो नाम ही आ गया है, नाहरगढ़ भूमिया की जो छतरी है आपके नाहरगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है, नाहरगढ़ में, इसमें हो जाएगा 1 नंबर। जो आपकी श्रृंगार चंवरी है वो कहाँ पर, आपके चित्तौड़गढ़ में है। अमर सिंह जो राठौड़ की छतरी है वो आपके अहिच्छत्रपुर दुर्ग के अंदर है। ठीक है, और जो आपका जहांगीरी दरवाजा है ये आपका बयाना दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर वहां स्थित है। क्या हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, सी नंबर विकल्प हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा जो विकल्प है वो आपका असत्य है, कौन सा विकल्प जो है आपका असत्य है। नौलखा बावड़ी जिसका निर्माण जो है प्रिमल देवी द्वारा करवाया गया था, यह आपके डूंगरपुर में है, बिल्कुल ठीक है भी। बहुजी रो तालाब जोधपुर जो कि आपका जोधपुर में है, इसका जो निर्माण है स्वरूप दे झाली द्वारा करवाया गया, बिल्कुल ठीक है भी। काका जी की बावड़ी, ये जो काका जी की बावड़ी है ये आपके बूंदी में स्थित है, लेकिन जो इसका निर्माण है वो सरदार सिंह जी द्वारा नहीं किया गया था, बिक्का द्वारा किया गया है। इसके द्वारा किया गया है, बिक्का द्वारा किया गया है। 1766 के आसपास इसका जो निर्माण हुआ है। और जो रानी जी की बावड़ी है बूंदी के अंदर, इसका जो निर्माण है नाथावती द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। इसका जो निर्माण है कब हुआ है, रानी जी की जो बावड़ी है 1984 के आसपास, रानी नाथावती। तो गलत कौन सा है, सी नंबर है। अगला, विजय स्तंभ के संबंध में
सही कथन जो है वो कौन सा है? यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल ठीक है अभी। विजय जो स्तंभ है मैंने आपको बता दिया है, महाराणा कुंभा के टाइम मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से लेकर 1448 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य चला। कुल इसमें 9 मंजिल है, ठीक है। ऊंचाई पूछे तो 120 या 122 फीट, ठीक है। और राजस्थान की ऐसी पहली इमारत है जिस पर जो है डाक टिकट जारी हुआ है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख शिल्पी यदि आपसे पूछे जाएंगे तो वो जेता और उसके 3 पुत्र नापा, पम्मा और पुंजा थे। और इसी विजय स्तंभ को अपने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी बोलते हैं। ये आपके चित्तौड़गढ़ में ठीक स्थित है। महाराणा कुंभा ने मालवा यानी गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में, ये कथन भी ठीक है। इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार दो थे आपके जेता, तो सारी ठीक हो गए, उपयुक्त सभी, डी नंबर। अगला, तमाशा लोकनाट्य से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? चलिए, स्वाई प्रताप सिंह के समय पंडित बंशीधर भट्ट ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। जो आपका तमाशा लोकनाट्य है क्षेत्र पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो है आपके जयपुर के अंदर स्वाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ, और इसकी जो शुरुआत है पंडित बंशीधर भट्ट ने की, ठीक है भी। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इस कला को आश्रय प्रदान किया, ठीक है। तमाशा लोक नाट्य में जयपुरी ख्याल एवं ध्रुपद गायकी का मिश्रण है, ये कथन भी आपका बिल्कुल ठीक है। तमाशा लोकनाट्य शुरू करने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं, ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। रामदेव जी के जो भजन है वो रम्मत शुरू करने से पहले गाए जाते हैं। तो आपका रम्मत लोकनाट्य है उसको शुरू करने से पहले इनका जो है गायन किया जाता है। और जो रम्मत जो है आपकी, प्रश्न आ जाए कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपके बीकानेर क्षेत्र की जो प्रसिद्ध है, पाट्टा संस्कृति की जो रम्मत है, बीकानेर। चलिए अगला, सुमेलित करना है। होली कौन से स्थान पर किस प्रकार की होली खेली जाती है, ये जो आपका प्रश्न है। एक तरफ होली और दूसरा दिया है स्थान। पत्थरमार जो होली है आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कोड़ामार जो होली आपके भिनाय अजमेर वाली प्रसिद्ध है। और जो महावीर जी की जो आपकी लठमार होली है, क्या हो जाएगा अभी? 2, 1 और 3, 2, 1 और 3, सी नंबर विकल्प हो जाएगा, ठीक है। पत्थरमार कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर, बाड़मेर की है। कोड़ामार आपकी भिनाय, और महावीर जी की आपकी लठमार, ठीक है। ये महावीर जी वाली कहाँ पड़ती है? करौली में, करौली में, स्थान ध्यान में रख लेना। आंथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी, भादवा सुदी नवमी को जो है मेला लगता है? तो ये जो लोक देवता है सांथू गांव कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? जालोर। जो राजपुरोहित ब्राह्मण है उनके अंदर इनकी जो मान्यता है वो सर्वाधिक है। इनके बारे में बताया जाता है इन्होंने गांव से लुटेरों से रक्षा करते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, ठीक है। वीर फत्ता जी, 3 नंबर हो जाएगा। काफी बार प्रश्न आता है, इनका संबंध पूछ लिया जाएगा। जिला यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये जो आपका सांथू गांव है जालोर में पड़ता है, और गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। इनमें ज्यादा प्रसिद्ध है तो राजपुरोहित जो ब्राह्मण है उनमें ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगली, इस लोक देवता की जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी? तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी या गोगाजी महाराज? तो जो हड़बूजी महाराज है इनकी जो पत्नी है इनकी मृत्यु के साथ सती नहीं हुई थी। और हड़बूजी महाराज है इनका जन्म जो है बुंडेल नागौर के अंदर हुआ है, लेकिन इनका जो मुख्य मंदिर या जो प्रसिद्ध मंदिर है वो बेंगटी फलोदी के अंदर पड़ता है, जिसका निर्माण मारवाड़ के शासक अजीत सिंह जी द्वारा 1721 ईस्वी में करवाया था। इनके गुरु कौन थे? गुरु बालीनाथ जी थे। और ये रामदेव जी के क्या थे? मुसेरे भाई हुआ करते थे। और ये जो विकलांग जो फलोदी क्षेत्र है बेंगटी फलोदी वाला, वहां पर ये विकलांग गायों के लिए एक बैलगाड़ी पर चारा लाया करते थे। और इनके मंदिर में उसी गाड़ी की पूजा की जाती है। यदि आपसे इनका वाहन पूछा जाएगा तो याद रख लेना कौन सा है? सियार। ज्यादातर तो परीक्षा के अंदर स्थान पूछा जाएगा। यदि इनका जन्म पूछा जाए आपसे तब बताना है बुंडेल। जन्म तो कहाँ हुआ है? बुंडेल नागौर के अंदर। और जो मुख्य मंदिर है इनका वो कहाँ है? वो आपका बेंगटी फलोदी के अंदर है, ठीक है। बेंगटी जो कि आपका कहाँ पड़ता है? फलोदी के अंदर। और ये क्या थे भी? रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और
रामदेव जी का जो ग्रंथ है ना 24 वाणियां, उनके अंदर इनका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। अगला, पर्यावरण व प्रकृति प्रेमी बिश्नोई समाज की दो नारियां जिन्होंने खेजड़ी के पेड़ को काटने के विरोध में जेठ बदी दूज संवत 1661 के दिन अपने प्राणों की आहुति दी थी, तो वो कौन थी? वो थी आपके कर्मा व गोरा। जाम्बोजी महाराज, ठीक है, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय शुरू किया था, जिसके अंदर 29 नियम माने जाते हैं, उनकी अनुयायी थी। तो इन्होंने प्राणों की आहुति देने वाली कौन थी? कर्मा व गोरा। इसके अलावा अपने जब मारवाड़ पढ़ते हैं तो वहां पर 12 सितंबर 1730 ईस्वी अमृता देवी बिश्नोई, ठीक है, जिनके साथ 362 अन्य महिलाएं यानी 363 लोगों ने अपने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। ठीक है, इसलिए खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष मेला भी लगता है, विश्व का पहला वृक्ष मेला है। ठीक है, इसके अलावा अमृता देवी बिश्नोई का यदि आपसे पूछा जाए, अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण प्रेमी से अगर इनमें से प्रश्न आता है तो 12 सितंबर 1730 की वो घटना है। कुल 363 लोगों ने क्या किया था? बलिदान दिया था पेड़ों की रक्षा हेतु। ठीक है, तीनों ही ध्यान में रखने हैं। अमृता देवी बिश्नोई भी पर्यावरण प्रेमी से जुड़ी हुई है, प्रकृति प्रेमी, कर्मा व गोरा। ये जो घटना है ये बाद की 1730 ईस्वी की है। ए नंबर हो गया। अगला, राजस्थान की रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है? रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है। रीति रिवाजों पर वैदिक परंपराओं का जो प्रभाव है। रीति रिवाज जो है वो लचीले होते हैं, या फिर रीति रिवाजों में सरसता एवं उपयोगिता है। तो सीधी सी बात है, इनके अंदर जो अपने जो रीति रिवाज है इनमें क्या होती है? सरसता है, उपयोगिता है, हमारा जो कल्चर है, ठीक है, उसके साथ जो है हमें जोड़े रखते हैं ये। ठीक है, अगला, पूर्वी राजस्थान में प्रचलित कन्हैया ख्याल के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? यह ख्याल जो है पूर्वी राजस्थान के करौली धौलपुर जिलों में प्रचलित है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, करौली धौलपुर भी आता है, इसके अलावा इसमें आपका भरतपुर क्षेत्र भी आता है, भरतपुर हो गया, और दौसा क्षेत्र भी है। ठीक है, कौन सा है? दौसा क्षेत्र भी है। अगर आपसे कन्हैया जो ख्याल है उसका मुख्य कलाकार या प्रसिद्ध कलाकार पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है धवलेराम मीणा। धवलेराम मीणा जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? प्रसिद्ध कलाकार। ठीक है, इसमें जो है ढोलक, घेरा एवं नौबत वाद्य यंत्रों के साथ ताल ठोकी जाती है, यानी वाद्य यंत्र ध्यान में रख लेना। घेरा है, ढोलक है, नौबत है, कथन ठीक है, भी दोनों ही ठीक है। अगला है, इसका जो मुख्य कलाकार है वो मेडिया है। बिल्कुल ठीक है भी। यदि आपसे मुख्य कथा या कहानी पूछी जाएगी उसे अपने कहन बोल देंगे, और जो कलाकार है उसे अपने मीडिया बोल देंगे। ठीक है, तो मुख्य कथा है उसे क्या बोला जाता है? अगर ऐसा पूछा जाएगा तो उसे अपने बोल देंगे कहन, और यदि मुख्य पात्र आ जाए या कलाकार एक ही बात है तो उसे मीडिया बोला जाता है। क्षेत्र ध्यान में रखने हैं, आपका धौलपुर है, करौली है, भरतपुर और दौसा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो चारों की चारों ठीक है, भी डी नंबर आ जाएगा। अगला, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, बावजी चतुर सिंह जी। इनका जो संबंध है कहाँ से है? मेवाड़ से है। ये बावजी जो चतुर सिंह जी हैं इनका संबंध कहाँ से है? मेवाड़ से है। जब अपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो राणा संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, उनके ये वंशज माने जाते हैं। ठीक है, उनके वंशज माने जाते हैं। इन्होंने क्या है, मेवाड़ी भाषा में ये जो आपका योग सूत्र है, भगवत गीता या फिर सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना की थी। आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, ए नंबर विकल्प है। अगला, पावना नामक जो गीत गाए जाते हैं, पावना अगर आप जानते हो तो ये मेहमान का जो पर्यायवाची माना जाता है। तो आसान सा प्रश्न था, जो नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत है ये। ठीक है, पावना जो है मेहमान का पर्यायवाची भी होता है, आगंतुक, मेहमान, पाहुना, इससे अंदाजा भी लग जाता है। ठीक है, ये आपके विवाह से संबंधित एक रिवाज है। जब नया दामाद या जमाई जब ससुराल जाता है तो उसको खाना खिलाते समय जो गीत गाया जाता है उन्हीं को बोला जाता है। ये यहाँ पर पावना नामक गीत की बात की गई है, ए नंबर हो जाएगा भी। ये लीजिए।
तो आपके राजस्थान जो ज्योग्राफी के प्रश्न हैं वो आपको करवाएंगे बंसी सर। भेजना सर। हाँ जी, सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपने जो टेस्ट चल रहा है सॉल्यूशन, उसके अंदर जो अपनी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 15 नंबर से स्टार्ट है अपने। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो है भौतिक प्रदेश है उनसे संबंधित है, और उसमें जो है वर्षा कितने सेमी वर्षा होती है वो आपको कूट वाले क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, मैच करवाना है। तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान है, उसके अंदर बात करें तो हमें पता है दो भाग है। एक तो शुष्क मरुस्थल है जहां पे 0 से 25 सेमी वर्षा होती है, एक 25 से 50 सेमी वर्षा होती है। 50 सेमी वर्षा होती है, ये किसमें है? ये अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थल के अंदर है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो ठीक है। अगर 50 से कम कम जहां पर वर्षा है ना, वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल ही होगा अपना, कोई भी हो। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान है या थार का मरुस्थल बोल लो। यहाँ पे 1 से 12 या फिर 12 से 15 सेमी है, ये सही दे रखा है। ठीक है। फिर उसके बाद में पूर्वी मैदान है। जो पूर्वी मैदान है उस भाग में बात करें तो मैदानी जो भाग है ना, वहां पर लगभग लगभग है 50 या फिर 40 से लेकर 80 सेमी तक वर्षा होती है। वहां पे कितनी होती है? 50 या 40 से 80 सेमी वर्षा होती है। ये वाला 2 नंबर ये है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, यानी ये बात कर रहा है अरावली की। अरावली में भी वर्षा अच्छी होती है, तो अरावली में होती है वो होती है 20 से 90 सेमी है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसमें सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो किस में होती है? इस पठारी भाग में ही होती है। लगभग 70 या फिर 80 से 80 से लेकर 120 सेमी तक जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? अपने दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती पठार के अंदर होती है। तो ये यानी एक में एक है, ए में एक, ऐसे आएगा। ए में एक, ब में दो, स में तीन और द में चार, ऐसे हैं। किसमें है? डी में दे रखा है। इसका राइट आंसर अपना डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा द्वारा नहीं दिया गया है? बात करें प्रोफेसर वीसी मिश्रा की, तो सबसे पहले जो राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन है ना, भौतिक विभाजन वो किया था अपने प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। और उन्होंने एक राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखी थी, इनकी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके अंदर राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया था। 7 भागों के अंदर पूरे राजस्थान को बांटा गया था। उनमें नहरी प्रदेश है, अर्धशुष्क प्रदेश है, चंबल बीहड़ भी है, लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो नहीं है। पूर्वी कृषि प्रदेश है ये। पूर्वी कृषि प्रदेश जरूर था। पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश के नाम से एक भौतिक प्रदेश इन्होंने बताया था। 7 भौतिक प्रदेशों में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, जो वर्तमान में वर्गीकरण है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का, जो 1994 में किया गया था। उसके अंदर जो 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है, एक तो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसमें ये 4 भागों में बांटा गया है। उसकी बात होती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थार मरुस्थल की कौन सी विशेषता नहीं है? हाँ जी,
थार मरुस्थल की कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। तो सर्वाधिक जैव विविधता, जी हाँ, ये सर्वाधिक जीवंत जो मरुस्थल बोलते हैं इसको, सर्वाधिक जैव विविधता सबसे नवीनतम सही है। सर्वाधिक आबादी वाला, जी हाँ, ये मरुस्थल जितने भी हैं विश्व के अंदर उनमें सर्वाधिक आबादी वाला यही है, जैव विविधता वाला वही यही है। ये विश्व का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भौतिक जो अपना मरुस्थल है, थार मरुस्थल नहीं है, तो ये यहाँ पे पॉइंट गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर विशेषता नहीं है, तो 4 नंबर जो विशेषता है ना वो इसकी विशेषता नहीं है राजस्थान की। अगला क्वेश्चन, यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत की ओर यात्रा करते हैं तो सहायक नदियों का किस क्रम में पाई जाती है, यानी ये बात कर रहा है ये जो नाग पहाड़ है, यहाँ पे जो नाग पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम होता हुआ ये जो अरब सागर में ये लूणी नदी, अरब सागर में ये जो अपना है कौन सा है, नाग पहाड़ है। यहाँ पे क्या है, नाग पहाड़, यहाँ पे है नाग पहाड़ है। कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। यहाँ से इसका उद्गम होता है, अजमेर से इस नाग पहाड़ी से उद्गम होता है और ये अरब सागर में अपना जल डालती है। इसके अंदर बात की जाए तो जो इनके उद्गम से लेकर अंत तक, यानी जहां पर समाप्ति होती है वहां तक का इसका क्रम देखा जाए, वहां तक का इसका क्रम देखें तो ये जो क्रम है ना, सबसे पहले जो इसकी सहायक नदियां आती हैं वो आती है गुइया। कौन सी आती है, गुइया। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में आती है बांडी, उसके बाद में बांडी आती है। उसके बाद में आती है अपनी ज्वाई। सबसे पहले आती है जो अपनी है गुइया, सबसे पहले गुइया आती है इसके अंदर, फिर आती है बांडी आती है, फिर सूकड़ी आती है, सूकड़ी, और फिर आती है ज्वाई आती है। और इसमें ध्यान रखें एकमात्र एक सहायक नदी है जो अपने दाईं ओर से मिलती है, दाईं ओर से मिलने वाली है। ये भी पूछा जाता है कौन सी है, वो है जोजड़ी है। कौन सी है, जोजड़ी है, जो दाईं ओर से मिलती है और अरावली से नहीं निकलती है। जो लूनी की सहायक नदियों में अरावली से नहीं निकलने वाली जोजड़ी नदी है, जो पोडलो गांव नागौर से इसका उद्गम होता है। तो ये ध्यान रखें, डीबीसीए, तो अपना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पिछोला झील से संबंधित असत्य कथन कौन सा है, असत्य यानी गलत कथन कौन सा है पिछोला झील से संबंधित। सबसे पहले हमें पता है पिछोला झील है कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है, उदयपुर में है। इसका निर्माण जो है राणा लाखा के शासनकाल में, राणा लाखा के शासनकाल के अंदर है। एक चीड़ीमार जो बंजारा था, एक बंजारा एक जो है बंजारा था, बंजारा जिसने अपनी बैल की समृद्धि के अंदर जो है इस झील का निर्माण करवाया था। और इस झील में क्या है, सीसारामा और इसके अंदर है बुजड़ा नदी है, वो अपना जल डालती है, ये भी ध्यान रखें। और सबसे पहले सौर चालित नाव है इसी झील में चलाई गई थी। इसी जो झील के किनारे हैं गल की नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। इसके अंदर जो है जगमंदिर और जगनिवास भी बने हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। ये राणा लाखा के शासनकाल में बंजारे ने, सही है। इस झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है, जी हाँ, इसके पूर्व के लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया पठार है, जो कि वर्तमान में कहां पर है, लसाड़िया का पठार है वो सलूम्बर में। नहीं, इसके पूर्व के अंदर है, जो लसाड़िया का पठार नहीं है भी। ये जो लसाड़िया का पठार है ना, वो है अपने जैसमंद झील के पूर्व में है, जैसमंद झील के पूर्व में है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, बी इसका गलत है। एक जो इसे जलचरों की बस्ती कहते हैं, ये भी यहाँ पे गलत है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे बी और जो है डी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में, ध्यान रखना, सलूम्बर के अंदर जो है। ठीक है, यहाँ पे बी और डी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। जी हाँ, राजस्थान में जो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है ना, उसकी 90% वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी से होती है। 10% सबसे पहले शुरुआत जो है अरब सागरीय मानसून से होती है।
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, ये भी सही है, ये भी सही है। राजस्थानी वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, ये बोल रहा है इस दिशा में है, बढ़ती है, इस दिशा में बढ़ती है। ये यहाँ पे क्या है, एक गलत है, इस दिशा में कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ये वाला 3 नंबर यहाँ पे गलत दे रखा है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, ये सही है। विचार करना है, सही कथन कौन कौन से वो बताने हैं। मतलब 1 2 4 सही है। कौन कौन से सही है, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर सही है। 3 नंबर क्या है, गलत है। 3 नंबर गलत है, 1 2 4 है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण के लिए एक प्रभावी उपाय है, क्या है? प्रभावी उपाय वही है जैसे वर्षा जल है उसको संग्रहण करना है, कुएं हैं, कुएं जो है अपने बावड़ियां हैं उनके अंदर जो है जो पानी को इकट्ठा करना, वही क्या है, सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है और परंपरागत है। परंपरागत जल स्रोतों यानी कुएं हैं, बावड़ियां, जोड़े, पोखर हैं, उनके अंदर क्या है, जल संरक्षण करना और उनके अतिक्रमण हटाना, उनका पुनरुद्धार करना, ये सारा का सारा क्या है, अपना जल संरक्षण के प्रभावी उपाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास फसल के लिए जो उपयुक्त मृदा होती है वो होती है काली मिट्टी। कौन सी? काली मृदा जो है, काली है। रेगूर मृदा, रेगूर मृदा है, या फिर इसे वर्टिसोल्स कहते हैं, वर्टिसोल कहते हैं, वर्टिसोल इसे कहा जाता है। ये मिट्टी क्या है, जिसे मध्यम काली मृदा भी कहते हैं। ये जो है अपने कपास के लिए है, कपास के लिए है। या फिर ये जो मिट्टी पाई जाती है कौन से एरिया में पाई जाती है ये भी पूछ ले, तो ये हाड़ौती पठार के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। हाड़ौती पठार जिसे हम कहते क्या है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहा जाता है। इसके अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है आपको। एक साइड में जो है बांध दिए हुए हैं, दूसरे साइड में जिले दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करें कानोता, कानोता है वो जयपुर का बांध है। बंदबारेठा भरतपुर, बंदबारेठा भरतपुर के अंदर है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर के अंदर है। काला खोया की बात करें दौसा के अंदर है। मतलब यहाँ पे ए के अंदर हो गया 3 नंबर है, बी के अंदर 2 नंबर है, सी के अंदर है 1 नंबर है, और डी के अंदर है वो 4 नंबर है। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ पे माही जाखम, यानी जो नदियां दे रखी हैं, नदी और उनकी सहायक नदियां दे रखी है, एक नदी दे रखी है, नदी और उनकी सहायक नदियां दे रखी हैं। कौन सा गलत है? बनास, बनास की कोठारी सही है। चंबल की काली सिंध है, पार्वती है, ये सारी हैं बनास है, चंबल की सहायक नदियां हैं। माही, सोम, माही, जाखम, ये त्रिवेणी संगम बनता है, ये तो आपको पता ही है सभी को, जो अपने बेणेश्वर धाम है। लेकिन साबरमती है, साबरमती की गंभीरी नदी नहीं है, गंभीरी चंबल की है। ये जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी गलत है यहाँ पे, बी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट अगला है, राजस्थान का वह जिला जहां पर राजस्थान की पहली महिला सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति खोली गई थी। कौन सा है? अगर पूछ लिया जाए, ऊंटनी के दूध की डेयरी, वो भी कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। वो कहां पे है? बीकानेर के अंदर है। और ये सहकारी दुग्ध उत्पादन जो समिति है वो भी बीकानेर के अंदर है, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा यानी पवन चक्कियों के माध्यम से जो है विद्युत का उत्पादन है, वो सबसे पहले कहां पर शुरू की गई थी? तो ध्यान रखें कहां पर, सबसे पहले जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर। उसके बाद में जो है और भी जिले हैं जैसे प्रतापगढ़ के अंदर है, तो यहाँ पे स्थापित की गई थी। सबसे पहले अमर सागर पवन परियोजना है जो कि कहां पर है? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर है, ये सबसे पहले स्थापित की गई थी, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग, सबसे लंबी जल सुरंग है, यानी पानी के अंदर जो है जल सुरंग, जो पानी के लिए जल सुरंग बनाई गई है, पानी के लिए जल सुरंग बनाई गई है, यानी नदियों को आपस में जोड़ने के लिए जल सुरंग बनाई गई है, तो वो है मानसी वाकल, मानसी वाकल जल सुरंग है, जो कि कहां पर है? उदयपुर के अंदर है साथियों। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है ये। अगला, तो ये थे अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चन। इसके बाद में आपके जो है इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आपको कराएंगे सर। तो इसके बाद में है
जोग्राफी के हो गए अपने। नमस्कार साथी, सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर का दर्जा है वो कब मिला था? तो ये राष्ट्रीय जो शिक्षा परिषद है उसको संवैधानिक स्तर का जो दर्जा मिला था वो सन 1993 में प्राप्त हुआ था, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये जो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है इनकी शुरुआत है वो 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। और इन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया था वो कार्य प्रारंभ किया था 1965 में। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपने शिमला के अंदर। कहाँ स्थित है? भी अपने शिमला के अंदर स्थित है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना है। कहाँ स्थित है? शिमला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है, क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितने रुपए तक के ब्याज सहित ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है? कितने रुपए तक ब्याज सहित सुविधा है वो प्रदान की जाती है, इसका ध्यान रखना है। तो ये कितनी राशि प्रदान की जाती है? 50,000 रुपये। कितने रुपए तक की राशि? 50,000 रुपये तक की राशि है वो प्रदान की जाती है। यानी 50,000 रुपये राशि है उस पर ये अनुदान है वो अपने दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखिए, राज्य की जब बात आती है तो राज्य का सर्वोपरि होता है राज्यपाल, और इनकी नियुक्ति और कौन करता है? वो राज्यपाल महोदय ही करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल महोदय। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? देखिए, अगर हम बात करें कि जयपुर और जोधपुर दो पीठ है, दूसरी पीठ होगी अपनी जोधपुर और एक पीठ होगी अपने जयपुर। इसके अंतर्गत आते हैं 16 जिले और इसके अंतर्गत आते हैं 17 जिले। उनमें से ये कह रहा है कि कुल कौन से जिले, जैसे बूंदी आता है, टोंक आता है, झालावाड़ आते हैं, ये तीनों जिले तो जयपुर खंडपीठ के अंदर आते हैं। लेकिन कौन सा जिला सम्मिलित नहीं होता? चित्तौड़गढ़ जिला है वो सम्मिलित नहीं होता, जबकि ये किसके अंदर आता है? अपने जोधपुर के अंदर आता है। तो डी नंबर ऑप्शन है ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु कौन से अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखिए, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 इसका राइट आंसर होगा। 2008 के अंदर ग्राम न्यायालय एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत ये कार्य किया गया था कि ग्राम न्यायालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसने अपना कार्य है वो 2 अक्टूबर 2009 से अपना कार्य प्रारंभ किया था। कार्य कब प्रारंभ किया गया था इसके द्वारा? 2 अक्टूबर 2009 को इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। और ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत किसकी स्थापना की गई थी? ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित और लागू करेगी? तो कौन करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? केंद्रीय सरकार के द्वारा है ये मानक है वो निर्धारित कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंध समिति का निम्न में से कौन सा कार्य है? देखिए, समुचित सरकार का स्थानीय प्राधिकारी या अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों के उपयोग को मॉनिटरिंग करना। बिल्कुल सही बात है कि कितनी राशि सहायता प्राप्त हो रही है और उसका उपयोग कैसे किया जाएगा इसकी मॉनिटरिंग भी करता है। बिल्कुल सही। विद्यालय के क्रियाकलापों का मॉनिटरिंग करना ये भी होता है। स्कूल प्रबंध समिति एसएमसी के गठन संचालन संबंधी विवादों को अपने स्तर पर निपटान करना, ये गलत हो गया। ये अपने स्तर पर नहीं होता है। स्कूल प्रबंध समिति के गठन एवं संचालन संबंधी विवादों को स्वयं के स्तर पर ये निपटान नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। शाला के निकास हेतु विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, ये भी सही हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन है वो कट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए, बी और डी अपने सही हो जाएंगे। ए, बी और डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई, यानी कि बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 के संबंध में सत्य कथन चुनिए।
इस नीति को राइजिंग राजस्थान के दौरान लॉन्च किया गया था। इस नीति में अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर स्थापित करने का प्रावधान है। इस नीति में राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स एवं कॉमिक्स को अनुदान दिया जाएगा। ये तीनों की तीनों बातें हैं वो क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। यानी तीनों की तीनों बातें हैं वो इस नीति के तहत राइजिंग राजस्थान 2024 के तहत प्रावधान किए गए हैं। तो सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बिना गारंटी के अधिनियम अधिकतम 50,000 रुपए तक का क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र को आर्थिक रूप से सबल प्रदान करना है। इस योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जाता है। लेकिन देखिए इसके अंदर सत्य क्यों नहीं है, इस योजना का केवल उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र का ही उद्देश्य नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्रों इसमें सम्मिलित होते हैं, तो अपने सी नंबर ऑप्शन इसमें भी राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित सही सुमेलित है। देखिए विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति ये 23 के अंदर है। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारिणी समिति 16 में है। विद्यालय प्रबंध समिति की साधारण सभा धारा 31 में नहीं जबकि किस में होती है, 26 में होती है, तो 3 नंबर गलत है। केवल 1 और 2 किस में है, 1 और 2 है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में दुर्लभ वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम 25% सीमा तक प्रवेश देगा। यह प्रावधान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में है। देखिए धारा 12 के तहत ये नियम है। धारा किस में आता है, धारा 12 के तहत ये नियम है कि आरटीई के तहत, आरटीई 2009 के तहत ये प्रावधान है कि आपके कितने प्रतिशत, 25% बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी सभी विद्यालयों के अंदर। ये तो धारा 12 इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2011 के अनुसार नियम 10 का संबंध। देखिए राजस्थान एक आरटी धारा 2009 के अलग है, राजस्थान है वहां पर ये कब लागू हुआ था, 2011 में लागू हुआ था। संपूर्ण देश में 2009 में लागू हो गया था, 1 अप्रैल 2009 से, अप्रैल 2009 से लागू हुआ था। लेकिन राजस्थान के अंदर ये नियम कब बना था, अधिकार अधिनियम 2011 में, मार्च 2011 में ये नियम लागू किया गया था। तो इसकी धारा 10 क्या कहती है, कमजोर वर्ग और लाभप्रद समूह के बालकों के प्रवेश से संबंधित है। यानी कि बालकों के प्रवेश से संबंधित कौन सी है, बालकों का प्रवेश निश्चित करती है वो धारा कौन सी है, ये धारा है वो कौन सी है, 10 नंबर जो धारा है ये हो जाएगा, तो अपने 1 नंबर। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित क्रमों में से कौन से कथन सही है। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन था, तो कर्नाटक था, दूसरा उत्तर प्रदेश था। इस नीति कस्तूरी नंदन की अध्यक्षता में एक समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, बिल्कुल के कस्तूरी नंदन थे जो इसके मुख्य अध्यक्ष बनाए गए थे। यह शिक्षा नीति 5-3-3-4 डिजाइन वाले स्कूल शिक्षा के प्रस्ताव का प्रावधान करती है, ये बात भी सही है। लेकिन इस नीति में कक्षा 8 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को शामिल करने का प्रावधान है, ये बात गलत है। कक्षा 5 से ही शामिल हो जाता है, तो केवल 1, 2 और 3 किस ऑप्शन में है, केवल 1, 2 और 3 इसका राइट होगा भाई, 4 ऑप्शन नहीं होंगे, तो 1 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक निम्न में से किस आयु वर्ग के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उद्देश्य लिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अंदर जो कक्षा है, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा ली जाएगी और उसके अंदर आयु का जो वर्ग है वो 3 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग। कौन सी आयु वर्ग है, 3 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालिकाएं शामिल की जाएंगे, तो 3 से 18 वर्ष तक की आयु का उद्देश्य रखा गया है। और ये टारगेट कब तक रखा गया है, 2020 से 2030 तक। अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के पात्र ब्लॉक्स हैं। देखिए ग्रामीण ब्लॉक्स जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय और महिला साक्षरता दर से कम है वहां पर खोले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण ब्लॉक जिनमें साक्षरता दर जेंडर के 20% से अधिक है या कम है वहां भी खोले जाएंगे। शहरी क्षेत्र जहां अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी 20% या अधिक है, ये बात गलत है अभी।
जबकि ग्रामीण ब्लॉक जहाँ महिला साक्षरता 30% से अधिक है वहां पर ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वो उपलब्ध होंगे, लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी शहरी क्षेत्र में 20% से ज्यादा हो, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, केवल ए, बी और डी सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिएगा, बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में से ध्यान नहीं दिया गया है। किस पर ध्यान नहीं दिया गया है, ये कह रहा है कि अनिवार्य जो शिक्षा है आरटीए के तहत 2009 के तहत, तो किस क्षेत्र पर, देखिए घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, बिल्कुल जो घुमंतु वर्ग के बालक हैं उनको शिक्षा से जोड़ना, उनके प्रवेश को सुनिश्चित करना सही है। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, ये बात भी सही है। 14 वर्ष की आयु के बाद की शिक्षा नहीं, कितने वर्ष तक की आयु के बाद की शिक्षा का प्रावधान इसके अंदर नहीं है, तो क्या है 3 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, ये बात भी सही है, लेकिन अपने इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, 3 नंबर। 14 वर्ष के बाद की शिक्षा का प्रावधान इसके तहत नहीं किया गया है। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 के राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। इसके अंदर राजस्थान के 3 जिले थे, कौन से, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। राजस्थान के औद्योगिक सितंबर 2020 से राजस्थान के केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें से कौन कौन से केंद्र सम्मिलित हैं, उनमें अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, ये तीनों ही क्या थे, सम्मिलित थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में सत्य है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। देखिए अलवर के अंदर प्याज है वो सम्मिलित है, अजमेर के अंदर गुलाब है ये भी सम्मिलित है, डूंगरपुर है वहां आम है, डूंगरपुर का आम सही है, लेकिन जयपुर के अंदर नींबू नहीं है, ये असम्मिलित हो जाएगा भाई, 3 नंबर वाला। जयपुर के अंदर नींबू उत्पाद है वो सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सा चयनित वस्तु एवं सेवा के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तनों को मापने के लिए निर्मित किया गया है, जिसे परिवार उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं, तो उसको हम बोलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या बोला जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई बोला जाता है, यानी कि 1 नंबर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में से कौन से कथन सत्य हैं। निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। देखो इसके अंदर क्या है, क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करके उनके बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि केवल बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। राजस्थान के हर जिले से एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में उसको क्या करना है, परिवर्तित करना होगा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में, देखिए शहरी और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दोनों है। शहरी योजना के तहत 100 दिन का कार्य दिवस दिया जाता है, जबकि ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना के तहत 100 से बढ़ाकर 25 दिन एक्स्ट्रा करके 125 दिन का। तो शहरी के अंदर कितने दिन का रोजगार है, 100 दिवस का, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बात करें तो ये रोजगार दिवस है वो 100 से बढ़ाकर, पहले 100 थे और वर्तमान के अंदर कितने दिवस हो गए, 125। तो शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 100 दिवस होंगे, प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देता है, ये सत्य है। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, नहीं ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसमें केवल कथन 1 सही है, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, परियोजना के नाम और उनकी बारी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में दिया गया है। राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समन्चरण सेकंड का समस्या ये किससे संबंधित है, तो ये होती है जिक्का से। तो एक के अंदर क्या है, ए में बी, ए में क्या हो जाएगा, बी, ए में बी, तो ये ऑप्शन कट हो गया और अपना ये ऑप्शन कट हो गया, ये 2 ऑप्शन बच गए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, तो ये विश्व बैंक की सहायता से होता है, इसके अंदर आ जाएगा 2 में ए, तो 2 में ए, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शक्ति शुद्धन योजना, शक्ति शुद्धन योजना, शक्ति शुद्धन योजना, शक्ति शुद्धन योजना का संबंध किससे है, तो शक्ति जो शुद्धन योजना है वो है निम्नलिखित में किस विभाग के द्वारा, तो शक्ति शुद्धन योजना महिलाओं से संबंधित योजना है और इसका विभाग है वो कौन सा होता है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इस योजना का मुख्य जो विभाग है वो कौन सा है, अपना महिला एवं बाल विकास विभाग, तो 1 नंबर।
अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति है। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण। देखिए धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य किसी भी प्रकार का स्थानांतरण हो सकता है। अधिगम का स्थानांतरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में क्या करना, उपयोग करना, क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसके लिए उपयुक्त परिस्थिति क्या है, प्रभावी विकल्प हो, समान घटक हो, प्रयोगात्मक सोच हो, लागू करने अवधारणा हो। तो देखिए अधिगम के इस अवधारणा स्थानांतरण में क्या होनी चाहिए, समान घटक शामिल होते हैं। कौन से शामिल होते हैं, समान घटक शामिल होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्थानांतरण हेतु उचित जो घटक है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता का मतलब होता है यानी कि जो आनुवांशिक गुण है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना, स्थानांतरित होता है। तो आनुवांशिकता की मुख्य इकाई होती है वो क्या होती है, जीन। और जीन क्या होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। जीन वास्तव में क्या होते हैं, डीएनए के क्या होते हैं, खंड होते हैं। किसके खंड होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, लक्षणों का स्थानांतरण, लक्षणों का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो यहाँ मुख्य रूप से कौन शामिल हो जाएगा, जीन। तो आनुवांशिकता की मुख्य इकाई है वो क्या होती है, जीन होती है। मॉडलिंग का संप्रत्यय किससे संबंधित है, सही ध्यान दीजिए। निकट विकास का क्षेत्र जीडीपी, वाइगोस्ट हो गई अवधारणा है, बिल्कुल निकट विकास का क्षेत्र है, जीडीपी का क्षेत्र है, वो किसने दिया था, वाइगोस्ट की मॉडल ने दिया था, बिल्कुल सही है। मॉडलिंग का संप्रत्यय, मॉडलिंग अल्बर्ट बांडुरा ये कहते हैं कि किसी के अनुकरण को महत्व दिया था, किसी चित्र को देखकर वैसा ही कोई बच्चा है अनुकरण करता है, तो मॉडलिंग अल्बर्ट बांडुरा का सही है। अभिप्रेरणा का एक्स वाई सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर, ये भी सही है। अभिप्रेरणा का जो एक्स और वाई सिद्धांत है वो डगलस मैकग्रेगर का है। खोज अधिगम सिद्धांत जिसका कहते हैं जेरोम ब्रूनर, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, चारों संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में क्या पूछा गया है, सही कथन के बारे में पूछा गया। पहला कथन, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है, बिल्कुल अनुप्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करना है, ये बात भी सही है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, बिल्कुल सही है। देखिए लेकिन 3 नंबर ऑप्शन में क्या है, शैक्षणिक है। शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा जो केवल शिक्षण से, देखिए शिक्षण से नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण एवं अधिगम दोनों से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, शिक्षण और अधिगम दोनों से संबंधित होती है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, केवल शिक्षण से संबंधित नहीं होती। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी व्यक्ति के समक्ष 2 धनात्मक लक्ष्य यानी कि तो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो। देखिए लक्ष्य प्राप्ति की उद्देश्य की बात करें तो 2 पॉजिटिव सोच हो और दोनों में से हमें किसी एक का क्या करना हो, चयन। 2 नेगेटिव सोच हो और दोनों में से हमें क्या करना पड़े, किसी एक का चयन करना पड़े, ठीक है। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और इसमें से किसी एक का चयन करना पड़े। ये 3 प्रकार के स्थानांतरण होते हैं, अधिगम की 3 परिस्थितियां होती है। देखिए यहाँ पर जो परिस्थिति है वो होती है ग्रह 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 ग्रह, और यहाँ पर जो परिस्थिति होती है वो क्या होती है, परिहार परिहार परिस्थिति। और यहाँ पर जो होती है ग्रह है और परिहार परिस्थिति, ये 3 परिस्थितियां होती हैं। तो वो कह रहा है कि दोनों लक्ष्य कैसे हैं, धनात्मक है, परंतु वो दोनों से प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है कि दोनों में से किसको करें, यानी इस लक्ष्य को चुने या इसको चुने, और दोनों में से किसी एक लक्ष्य को चुनना होता है। तो वहां कौन सा द्वंद आ जाता है, द्वंद आ जाता है, वहां पर ग्रह ग्रह द्वंद। तो ये द्वंद की 3 परिस्थितियां होती है। और यदि दोनों नेगेटिव होते, दोनों में से एक का चयन करना होता तो परिहार, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता तो ग्रह है और परिहार द्वंद हो जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ बालक अध्ययन से जी चुराते हैं, विद्यालय कार्य में लापरवाही करते हैं, कक्षा से नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं। ऐसी आदत बच्चों में किस कारण से होती है। देखिए बच्चे विद्यालय जाने से डरते हैं और विद्यालय में पढ़ना भी नहीं चाहते, और वो क्या कर रहे हैं कि इस कारण से लापरवाही करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, देखो माता पिता की बुरी आदत के कारण भी, वातावरण के कारण भी,
अशिक्षा के कारण भी। देखो कारण दोनों है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में एक और दो दोनों रह रखे हैं, दोनों ही इसके कारण राइट हो जाएंगे। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, कि विद्यालय में जाने से बच्चा है उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, वो जिस वातावरण में रह रहा है उस वातावरण भी उसको क्या प्रभावित करता है। तो एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको कराएंगे इसके बाद के वर्षन। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो व्यक्ति होता है, एक होता है अंतर्मुखी, एक दूसरा होता है बहिर्मुखी, और एक होता है उभयमुखी। अंतर्मुखी अपने आप को अंदर ही अंदर बातों को दबा के रखता है, ज्यादा बातचीत नहीं करना, कम बोलने वाला, कम वाचाल होता है। जबकि बहिर्मुखी खुशी हंसी मजाक करने वाला, फ्रीडम व्यक्ति होता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समय परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं, वो उभयमुखी व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ देखिए, संदेही, संकालु स्वभाव और एकांत प्रिय होते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरों के साथ हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। कम बोलने वाले और लज्जाशील व्यक्ति होते हैं। ये तीनों की तीनों विशेषताएं किसकी होती है, अंतर्मुखी व्यक्ति की होती है। तो अपने ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को भेज दिया। अब क्या है, किसकी कमी है, भोजन की कमी है, और उस कमी के लिए वो अपने स्वयं के बच्चे को ही क्या देती है, भेज देती है। ये खबर खालिस्तान को आधार पर अच्छी तरह समझाया जा सकता है। तो ये कहलाता है पदानुक्रम का मॉडल। शारीरिक आवश्यकताएं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, है ना। तो ये जो पदानुक्रमिक मॉडल है, ये क्या कहलाता है, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का जो सिद्धांत है या पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का जो मॉडल है वो इसको व्यक्त करता है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता एक परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। देखिए, परिपक्वता अधिगम अपने आप में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये उचित कथन है। अभ्यास पर निर्भर नहीं करता, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है, ये भी नहीं होगा। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये दोनों ही ऑप्शन हो जाएगी। जीवन पर्यंत चलता है, देखिए अधिगम है, और परिपक्वता जीवन पर्यंत नहीं चलती, लेकिन वास्तविकता में दोनों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और दोनों अलग अलग डिफरेंस दर्शाती है। तो अधिगम से अलग करती है कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया परिपक्वता, जबकि अधिगम एक अलग प्रक्रिया है। तो एक नंबर ऑप्शन अपने राइट हो जाएगा। बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या बढ़ाना है, बालकों में रुचि उत्पन्न करना है, इंटरेस्ट। तो क्या क्या करना चाहिए, रटने की प्रवृत्ति बल देना। यदि आप बच्चों को बार बार रटने के लिए कहेंगे तो उसमें रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती। पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, देखिए यहाँ रुचि उत्पन्न हो सकती है। निरंतर मौखिक शिक्षण करना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन से संबंध करके पढ़ाना चाहिए, सबसे उपयुक्त हो जाएगा। यानी कि बच्चे की व्यवहारिकता, आप जितना ज्यादा अच्छा व्यवहार करोगे, बच्चा उस चीज को उतना ही ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा। तो पाठ को पढ़ाने के लिए बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यवहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। तो एक नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब बना। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपको कराएंगे भरत सर।
हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब बना? ये कब बना था? 2002 में बना था। डी आंसर है वो इसका राइट हो जाएगा। अब आपने आगे 5 प्रश्न है जो कंप्यूटर के प्रश्न है। 77 नंबर जो प्रश्न है दिया गया है कि कंप्यूटर बूटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य है? असत्य कथन है बताना है। किसके संबंध में? बूटिंग के संबंध में। पहला कथन दिया गया है अपने को कि बूट प्रोसेस का पहला चरण पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पोस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट कहते हैं। और ये क्या कहाँ संग्रहण होता है? ये रोम के अंदर संग्रहण होता है। कहाँ? रोम के अंदर। तो पहला तो ठीक है कि बूट प्रोसेस का पहला चरण है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, पहला ठीक है। उसके बाद अगला कथन दिया गया अपने को कि यदि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट असफल हो जाता है तो बूट प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक बात है, यह बात भी ठीक है कि यदि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट असफल हो जाता है तो बूट प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि एरर आ जाता है। क्या आ जाता है? एरर है वो आ जाता है। तो यह भी कथन अपना ठीक है। तीसरा दिया गया है कि सीडी या ऑक्सिलरी डिवाइस जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उनके बारे में बात कर रहा है कि प्रयोग से कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता। नहीं, बूट हो सकता है। ठीक है, तो अगला और देख लेते हैं कि बूटिंग के पश्चात ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेशन का ख्याल रखता है। बिल्कुल ठीक है बात है। बूटिंग के पश्चात जो कंप्यूटर को जो अपने मॉनिटर करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ओएस करता है। तो ये बात भी ठीक है। तो इसका आंसर अपना सी आंसर है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस पूछ रहा है अपने को कि यह ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोगी बनाता है। ब्रॉडबैंड से संबंधित नहीं होता है डायल अप, यह विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस है वो यह टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। तो बी आंसर है वो अपना ठीक हो जाएगा। बी आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना मल्टी यूजर सिस्टम में छोटे व्यवसाय की लागत बचत प्रदान की, क्योंकि वे कई को जोड़ने के लिए एक प्रसंस्करण इकाई का उपयोग करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? मल्टी यूजर सिस्टम वो होते हैं जो एक से अधिक जो यूजर होते हैं वो छोटे व्यवसायों की लागत बचत प्रदान की, क्योंकि वो कईयों को जोड़ने के लिए एक प्रसंस्करण इकाई का उपयोग करते हैं। उसको डम्ड टर्मिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको डम्ड टर्मिनल कहते हैं। एक खोज इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक खोज इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, वेब क्राउलिंग या वेब स्पाइडर। ए आंसर है वो इसका अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने 80%। ठीक है, जो सब्जेक्टिव जो आपका पार्ट है वो भी अगली कक्षा में करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।